हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 8 में जो प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था उसके बारे में। आप लोग को हम बताए थे जब भी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए उसका सिलेबस और सेकंड काम होना चाहिए उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। हम लोग ऑलरेडी इसके 18 क्वेश्चन किए थे बाबू। 8 क्वेश्चन था आपका जो 40 नंबर के कैटेगरी में आता है और 8 नंबर जो था पार्ट 2 में जो आते हैं और जो 40 नंबर रहते हैं पार्ट 3 में, उसके बारे में 10 क्वेश्चन उठाए थे। जो 30 क्वेश्चन बच्चे में आज इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम लोग 9वां 10वां क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस की ओर मूव करेंगे। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में आपका हो सकता है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाए, नोटिफिकेशन रिलीज कर दे। तो हम लोग जल्दी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसको फिनिश करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक वाइज अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए, वो क्या है सुनिए बढ़िया से। कि सांप घर पे दिखाई दे तो लोग डंडे से मारते हैं। सांप घर पे दिखाई दे तो लोग डंडे से मारते हैं, लेकिन वही सांप शिवलिंग पे दिखाई दे तो लोग उसे दूध पिलाते हैं। इसीलिए लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थिति और स्थान का किया जाता है। ये याद रखिएगा बाबू। आप लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि नहीं हम देखो इतना काबिल है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ऐसे लंदर फंदर है, इसीलिए हम लोग का तारीफ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं बाबू। आपका पोजीशन क्या है, कितना अर्न करते हैं, कौन सा पोजीशन पे है, ये सब देख को आदमी रिस्पेक्ट देता है आप लोग को। ये बात खोपड़िया में घुसा लीजिएगा, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि अगर आप निठल्ला रहे तो घर वाला भी रिस्पेक्ट देना बंद कर देगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए लोग आपका सम्मान नहीं, आपके स्थिति और स्थान का सम्मान देते हैं बाबू। ये बात हमेशा खोपड़े में दिमाग घुसा के रखिएगा, है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे थे, 6 to 8 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ऑलरेडी हम लोग 18 क्वेश्चन कर लिए थे, 30 क्वेश्चन बचे हुए। आज इसको फिनिश करेंगे, फटाफट करेंगे बाबू, है ना। कोऑपरेट कीजिएगा, तुरंत करेंगे आज क्वेश्चन बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है सो बीसी पर लंब है। अब एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसका सभी साइड क्या होता है इक्वल। तो ए और डी जो है, ए और डी ये लंब है। किस पे लंब है बाबू, बीसी पे, बीसी पे, है ना। उसके बाद क्या बोला है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें किसी का भी साइड का स्क्वायर ना, किसी भी साइड का स्क्वायर जो है सो इक्वल रहता है ये जो लंब दे रखे हैं उसके, ये जो लंब दे रखे हैं बाबू इसके स्क्वायर के। लेकिन ये कब इक्वल होता है, जब इसका 3 गुना और जब इसका 4 गुना कीजिएगा तो, है ना। मतलब समबाहु त्रिभुज में जो लंब दिया हुआ रहता है बाबू उसका 4 गुना का स्क्वायर कीजिएगा, वो इक्वल रहता है त्रिभुज के कोई सा भी साइड ले लीजिए उसका स्क्वायर का 3 गुना। तो ये रिलेशन एकदम एग्जैक्ट याद रखना चाहिए आप लोग को। ये 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए बाबू, एकदम एज इट इज, इसमें निकालना नहीं, क्योंकि आपको समय भी तो कम दिया जाता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको ऐसा है बाबू कि 10 क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को देख के तुरंत उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद ही आप सब क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, वरना आप सब क्वेश्चन भी अटेंड नहीं कर पाइएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, डिफरेंस बिटवीन क्या लिखा बाबू कि यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, परिधि कितना होता है बाबू वृत्त का, तो 2πr होता है। त्रिज्या कितना है, r मान लिए त्रिज्या, और ये बीच का अंतर कितना दे रखा है, तो बीच का अंतर दे रखा है 37। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है बाबू कैसे निकालने के लिए, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 का प्रयोग करके वृत्त की परिधि निकालने बोल रहा है। वृत्त की परिधि मतलब 2πr निकालने बोल रहा है। तो r तो निकालने पहले गुरुजी, यहां से r कॉमन करेंगे तो ये क्या बनेगा 2π माइनस का 1 और इज इक्वल टू 37। कैलकुलेशन आता बाबू करने के लिए, पाई का वैल्यू कितना बोला रखने के लिए 22/7। अब यहां देखिए ये हो गया r, ये हो गया 2, 22/7 रखने के लिए बोला पाई का वैल्यू, और माइनस का 1 और इज इक्वल टू 37, इज इक्वल टू 37। अब देखो बाबू 22 दूनी 44 22 दूनी 44 मतलब ये r इंटू में 44 में एलसीएम लेंगे तो 44 माइनस का 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 37/7, है ना। इज इक्वल टू हो गया 37 से 37 कट गया बाबू, तो r का वैल्यू क्या निकल गया 7। तो रेडियस मेरा कितना निकल गया 7। हमको क्या बोला निकालने के लिए, परिधि बोला निकालने के लिए। तो परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr, 2π और r का जगह पर कितना लिखना है, पाई का भी हम वैल्यू रख देते हैं। पाई के जगह पर कितना
पुट करेंगे 22/7 और r कितना निकाले बाबू 7 निकालें, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो परिधि कितना आ गया 22 दूनी का 44, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। ये एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन के अंदर आता बाबू, ये उम्मीद करते सारा क्वेश्चन आपसे बना होगा, है ना। आप लोग को वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी करना, उसके बाद तो लेवल पता चलेगा ना। अब देख के बनाएगा तो सब क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस का b, मतलब एबीसी जो है सो सी पर समकोण बनता बाबू, तो हमको बताना है cos a प्लस का b क्या होगा। आप देखो बाबू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और सी पर समकोण बोल रहा है ना, तो यहां रख दिए हम सी, और ये बन गया a और b, है ना। आपको किसका वैल्यू पूछा, cos a प्लस b का, cos a प्लस b का वैल्यू पूछा। अब बात को समझो बाबू, अब यहाँ c का वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, तो आप लोग को पता है कि जब ये तीनों, ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का समेशन जो है, अंदर जितने कोण बन रहे हैं उसका समेशन कितना होता है 180 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री है बाबू, तो ये a प्लस का b भी 90 डिग्री होगा, तब ना 180 होगा, तो ये प्लस b का 90 डिग्री बनेगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। आंख बंद करके 0 किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी मारिए, जो मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते सब क्वेश्चन में रत्ती भर का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन के अंदर आता बाबू। अभी लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोला कि दो पासों को फेंकने पर योग जो है 110 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पहले योग आता 10 कितना बार, सो देखिए बाबू, तो पहले आता योग एक आपका आएगा 4 और 6, है ना, फिर आपका आएगा 5 और 5, और फिर आपका आएगा 6 और 4, इसके अलावा 10 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, हमको प्रायिकता निकालना। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, तो प्रायिकता निकाला जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसके फेवर में कितना आउटकम्स आ रहा है, तो इसके फेवर में कितना आउटकम्स आ रहा है 3 ही आ रहा है गुरुजी, है ना, इसका फेवर में 3 आउटकम्स आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है बाबू, दो पासा को फेंक रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो, कितने संभावना किया है, कुल कितने संभावना है, तो कुल संभावना बाबू 6 गुना 6 36, है ना, क्योंकि पासा फेंका जा रहा बाबू, तो 36 संभावना गुरुजी आ सकता है। तो ये काटेंगे बाबू 1/12 हो गया, 1/12 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं ये सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्त्य p स्क्वायर और p क्यूब क्या होगा। अब देखो अब याद रखिएगा p मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, तो p स्क्वायर और p क्यूब को क्या पूछा है, हमको लघुत्तम समापवर्त्य पूछा है, तो इसमें हमेशा जो पावर बड़ा रहता बाबू वही मेरा आंसर हो जाता है। पावर बड़ा कौन है, p क्यूब, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात को समझिए, जैसे p क्यूब, p तो p लिखा हुआ है, p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर को लिख सकते हैं p गुना का p, और p क्यूब को क्या लिख सकते हैं, p गुना का p गुना का p। एलसीएम कैसे निकालते बाबू, हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम निकालते हैं गुरुजी कि इसमें देखा जाता है सबसे पहले कॉमन है क्या, तो कॉमन है क्या, p कॉमन है तो p लिख दिए, उसके बाद जो बच गया सो लिखना आपको। अब ये कहानी तो खत्म हो गई, इसमें p कॉमन था लिख दिए बाबू, एक p बच गया तो यहाँ p लिख दिए। अब यहाँ देखिए एक p यहाँ भी कॉमन था, यहाँ सब भी, अब ये p तो कॉमन था खत्म हो गया, ये p से ये p कॉमन था ये भी खत्म हो गया, ये बच गया p, तो यहाँ p लिख दिए, तो p के पावर 3 जो है मेरा एलसीएम आ गया। समझ में आया, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका सेम नंबर रहेगा और आपका पूछेगा उसका एलसीएम क्या है, तो पावर जो बड़ा रहता है बाबू वही मेरा एलसीएम निकल जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। सबसे पहले हम बनाते कैसे बनाते, एक सर्कल, है ना, एक सर्कल में पहले बनाते हम लोग स्क्वायर, एक वर्ग बोला है तो एक वर्ग बना दिए, ये रहा आपका एक वर्ग। अब ये वर्ग के अंदर जो है बाबू हम लोग क्या अंकित कर रहे हैं, तो एक वृत्त अंकित कर रहे हैं, तो एक वृत्त अंकित कर रहे हैं, ये आपका वृत्त रह गया है, है ना, ये आपका वृत्त हो गया। हमका इसका साइड दे रखा है, वर्ग का साइड कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बात को समझिए, वर्ग का साइड हमको 10 सेंटीमीटर बोला है, तो हमको पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो बाबू, अगर ये 10 है बाबू तो ये भी आपका 10 होगा, जब ये 10 है बाबू तो यहां से हम लोग डायमीटर जो खींच रहे हैं सर्कल से, तो ये भी तो 10 होगा, क्योंकि ये 10 है गुरुजी तो ये हो 10 रहेगा, है ना, तो ये 10 है। अब डायमीटर का आधा होता है बाबू रेडियस, तो रेडियस कितना निकलेगा 5। हमसे क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो पाई r स्क्वायर, r की जगह पर कितना लिखा
आएगा बाबू 5, है ना, क्योंकि यहाँ डायमीटर निकला 5, हमको निकालना रेडियस, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो किस नंबर ऑप्शन में 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड बनता कैसे है बाबू। देखो एक सर्कल ले लिए, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है कि त्रिज्या से बना खंड, है ना, त्रिज्या से बना खंड। ये हो गया आपका एक त्रिज्या, रेखा हो गया ये त्रिज्या, है ना, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका सेंटर ले लिया हो, ये त्रिज्या कितना दे रखा बाबू 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद एंगल कितना दे रखा है त्रिज्यखंड का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये जो है हमारा दे दिया 60 डिग्री। तो ये जो एरिया बाबू ये वाला, ये जो एरिया दे रखा है ये एरिया हमको निकालना है ना, ये एरिया जो है सो ये एरिया निकालना हमको, है ना, ये एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालता है त्रिज्यखंड, किसी भी त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हम लोग कैसे बाबू, तो याद रखिएगा हमेशा फॉर्मूला क्या होता है थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री और इनटू में एरिया का फिर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पर यहाँ वैल्यू पुटा, हाँ बोला 22/7 रखने के लिए, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पर कितना 6 है, तो 6 इंटू में 6, है ना। अब जो कट रहा काटिए बाबू, ये 6 से 6 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, इसको गुना कीजिए तो 2 6 दूनी का 12 और 6 दूनी का 12 13 132/7, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा सही आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 8 से विभाज्य है यदि n। अब देखते हो इसको, इस सवाल को सॉल्व करेंगे बाय ऑप्शन के थ्रू। सबसे पहला नंबर क्या बोल रहा है कि एक सम पूर्णांक हो। अब एक सम पूर्णांक पुट करके देखते हैं सम क्या होता है बाबू। अगर हम 2 रखते बाबू पुट करके n की जगह पर, यहां देखिए n की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 1 गया कितना बचा 8, ये 8 विभाजित है 8 से, है ना, विभाज्य है ना एकदम है। अच्छा माइनस को 2 रख लेते हैं, जब माइनस को 2 रखेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0, ये भी 8 से विभाज्य है। 4 रख लेते बाबू 4 + 1 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 में एक जगह कितना बचेगा 24, मतलब ये भी विभाज्य है। इसका मतलब है कि ये जो सम पूर्णांक रहेगा गुरुजी, तो ये पक्का ये नंबरवा जो है तो किससे विभाज्य होगा, ये किससे विभाज्य होगा 8 से विभाज्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर, है ना। इस तरह के सवाल को आपको बाय ऑप्शन के थ्रू जाना है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि दूसरे वृत्त के स्पर्श रेखा है। देखो बाबू क्या बोला, 2 संकेंद्रित वृत्त है ना। संकेंद्रित का मतलब क्या है कि एक ही केंद्र रहेगा, ये आपका सर्कल है और एक सर्कल आपका ये है, दोनों का संकेंद्रित का मतलब क्या, दोनों का सर्कल ये रहा, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि एक जो है ना एक वृत्त की जीवा है, एक वृत्त की जीवा है जो दूसरे वृत्त के टेंजेंट से गुजरती है, दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। एक वृत्त की जीवा है और दूसरे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा, तो यहां से गुजारते लाइन बाबू, है ना। अब देखो ये जो बड़का वृत्त है इसकी जीवा बन गया, लेकिन ये छोटका वृत्त का स्पर्श रेखा बन गया ना। अब देखिए बाबू, अब यहां क्या बोल रहे हैं ये देखिएगा इसमें, उसमें चलो यही देख लेते हैं। देखो अब इसमें ये बन गया, अब हमको दे रखा बाबू रेडियस का दे रखा है, तो यहां मान लेते हैं इसको ए और बी, है ना, ए और बी मान लेते हैं। अब देखो बाबू इसका रेडियस कितना दे रखा छोटका वाला का, तो छोटका वाला रेडियस दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4, है ना। अब यहां देखो बाबू ये भी तो रेडियस बनेगा ना बड़का वृत्त का, तो बड़का वृत्त का ये रेडियस बन गया। अब बड़का वृत्त का रेडियस कितना दे रखा, तो बड़का वृत्त का रेडियस दे रखा 5, तो 5 लिख दिए। हमसे क्या पूछा बाबू, तो हमसे पूछा है क्या पूछा, हमसे पूछा है क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है क्या चीज, तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की दूसरी लंबाई होगी तो विच ऑफ द टेंजेंट ऑफ द अदर, तो हमको कॉर्ड का पूछा ना कि द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, है ना, हमको कॉर्ड का लेंथ पूछा, मतलब जीवा की लेंथ कितना होगी सो पूछा है, जीवा की लंबाई क्या होगी। अब जीवा की लंबाई मतलब ये भी निकालना, हमको बात को समझिए, जब भी स्पर्श रेखा से एक सेंटर से अगर लाइन खींचते बाबू, जब भी स्पर्श रेखा में सेंटर से जब लाइन खींचा जाता है तो हमेशा वो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री बाबू, ये आपका एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। याद रखिएगा जब भी सर्कल के स्पर्श रेखा से सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं तो हमेशा क्या रहता है उस स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर रहता है, तो ये 90 डिग्री बना। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये 4 है ये 5 है, तो ट्रिपलेट के अनुसार ये कितना बन जाएगा 3 बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा गुरुजी। जब ये
3 बनेगा बाबू, ये 3 बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये भी पार्ट बराबर है, ये भी पार्ट बराबर है, तो ये कितना बन जाएगा 3, है ना। इसका नाम यहां डाल दीजिए, यहां नाम डाल देते हैं हम m, ये नाम डाल देते हैं m पर, ये जो है टच कर रहा है, तो ये 3 बना बाबू, तो ये भी 3 बनेगा। हमसे पूछा क्या चीज कि ए बी का लेंथ कितना होगा, ए बी का लेंथ कितना गया 3 और 3 6, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन को फिगर के जरिए तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बाबू, है ना। चलिए अभी इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना आना चाहिए, तो इसका सबसे पहले फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक 2 है तो के का मान पूछ रहा है। अब इसका एक शून्यक क्या है 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई करेगा गुरुजी। तो F2 जो है बाबू, F2 जो है सो ये आपका शून्यक है एक, तो F2 0 के इक्वल होगा। जब F2 0 के इक्वल होगा इसका मतलब ये जो x स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ प्लस का 3 इंटू में x, तो प्लस का 3 इंटू में 2, और फिर क्या लिखा हुआ प्लस का k, तो प्लस का k, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। क्यों होगा 0 के इक्वल, क्योंकि 2 जो है सो एक शून्यक है इस इक्वेशन का। यहां से k का मान निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी का 6, 6 4 10, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 10। अब ये माइनस का 10 किस नंबर ऑप्शन में, तो ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, मतलब 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा बाबू 4:9, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप जानते हैं बाबू कि जब भी आपका 2 त्रिभुज समरूप रहता है, मान लेते हैं कि ए बी सी जो है ये समरूप है, किसके समरूप है ए पी क्यू आर के, तो जब भी 2 त्रिभुज समरूप रहते बाबू तो इसका एरिया जो निकालते हैं ना ए बी सी, इसका एरिया जो निकालते हैं, इसका एरिया का जो रेशियो रहता है बाबू, इसका एरिया का जो रेशियो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, तो इसके साइड करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल रहता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल मतलब ए बी और डिवाइड बाय पी क्यू का होल स्क्वायर रहता है ना। अब देखो होल स्क्वायर रहता है, इसका मतलब यहाँ ए बी की जगह पर कितना दे रखा है 4 और पी क्यू की जगह पर कितना दे रखा है 9, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इसका मतलब इसका एरिया का रेशियो जो है वो क्या निकलेगा 16:81, 16:81 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए ये बात याद रखिएगा हमेशा बाबू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बिंदु ए बी सी संरेख है तो अब देखो बाबू कोलिनियर है बता रहा है। संरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों जो पॉइंट ऑफ गुरुजी एक ही लाइन में लाई करेगा। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेगा बाबू तो 100% है 200% चांस है कि इसमें ट्रायंगल फॉर्मेट हो ही नहीं रहा। जब ट्रायंगल त्रिभुज का निर्माण हो नहीं रहा है तो इसका एरिया निकालेंगे तो 200% चांस है कि 0 आएगा। इसका मतलब इसका एरिया 0 कर दीजिए। अब आपको पता है कि जब 3 बिंदु दे रखा बाबू तो इसका एरिया हम लोग जानते निकालने कैसे निकालते हैं 1/2। उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन क्या दे रखा 1 2, तो हो जाएगा 1 2 1, फिर क्या है 0 0 1 और फिर क्या है ए बी, है ना ए बी और ये 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। क्यों 0 के इक्वल होगा बाबू, क्योंकि ये संरेख है। संरेख का मतलब क्या तीनों एक ही पॉइंटों में स्थित है। जब तीनों पॉइंट में एक ही लाइन में स्थित रहेगा बाबू तीनों पॉइंट, इसका मतलब इसमें ट्रायंगल बन कहां रहा है गुरुजी, जब ट्रायंगल बन नहीं रहा है तो इसका एरिया 0 हो जाएगा, इसलिए हम एरिया 0 के इक्वल कर दिया। ट्रायंगल का एरिया इसी तरह निकलता है डिटर्मिनेंट के थ्रू, है ना। अब देखिए यहां प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस यहां आता है तो माइनस का 1, ये 2 उधर जाके 0 हो गया बाबू। ये देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा b और माइनस का 2 है। 11वां में सब हल्का फुल्का पढ़े होंगे आप लोग, 0 के इक्वल हो गया। ये माइनस 1 जो है 0 के इक्वल उधर जाके 0 के इक्वल हो गया, तो यहां से रिलेशन निकल गया 2a जो है मेरा किसके इक्वल होगा b के इक्वल। तो b बराबर 2 है किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर b जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इस सब क्वेश्चन में जान प्राण है ही नहीं बाबू, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेसिक चीज जानना चाह रहा है आपसे एग्जामिनर कि आपको आता है कि नहीं बेसिक चीज। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 रुपया का 5% बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपया निवेश करने पर 65 रुपया का लाभांश होता है। देखो बाबू डिविडेंड दे रखा है, क्या बोला है कि 65 रुपया का लाभ होता है। कब 65 रुपया का लाभ होता है, जब वो 1430 रुपया इन्वेस्ट करता है बाबू। जब 1430 रुपया इन्वेस्ट करता है ना तो उसको 65 रुपया का लाभ होता है। तो जब 1 रुपया का लाभ होगा तो इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1430 और डिवाइड बाय कितना 65,
डिवाइड बाय 65। लेकिन हमको निकालना कितना है, 100 रुपया का। 100 रुपया का 5% निकालना। पहले तो 100 रुपया निकाल लेते हैं कि 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो कितना लाभांश होगा गुरुजी, है ना। 100 रुपया मतलब मैंने 100 रुपया लाभांश होगा तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये निकाल लेते, फिर उसका 5% निकाल लेंगे। अब देखो बाबू बात को समझो, 65 रुपया का लाभांश हुआ, कितना इन्वेस्ट करने के बाद 1430 रुपया। अगर हम 1 रुपया इंटरेस्ट मतलब 1 रुपया डिविडेंड लेते हैं, 1 रुपया का लाभांश होता है तो हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1430 डिवाइड बाय 65। लेकिन अगर हम 100 रुपये का लाभांश लेते हैं बाबू तो हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 1430 और डिवाइड बाय 65 और इंटू में 100 हो जाएगा। काट छीट करने आता है बाबू, काटिए इसको, काटिए फटाफट काटिए इसको। किससे कटेगा ये, 5 से काटते हैं, 5 से काटेगा तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10, 4 बचा, ये हो गया 43, 5 चौके 5 8 का 40, ये 3 बचा, 5 6 का 30, ये है ना। उसके बाद 13 से फिर काट देते हैं, 13 से काटेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा, 13 दूनी का 26 और फिर यहाँ 2 बचा, 13 दूनी का 26। ये कितना आ गया, 2200 रुपया आ गया, है ना, 2200 रुपया आ गया। उसके बाद 2200 रुपया कब आया, जब 100 रुपया का हम इंटरेस्ट 100 रुपया का लाभांश लिए तब। 100 रुपया जब डिविडेंड मेरे पास आया तो उसको हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2200 रुपए इन्वेस्ट करेंगे गुरुजी तो हमको 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, है ना। अब हमको निकालना क्या, उसका 100 रुपए का 5% निकालना बाबू। इसका 5% निकाल देंगे, नहीं आता 5% निकालने के लिए, 5/100 हो गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 22 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110, जो किस नंबर ऑप्शन में, किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन में विरक्ति भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, लाभांश के बारे में आप लोग बखूबी आता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समझिए, पेरीमीटर दे रखा सर्कल का, वो इक्वल है किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल। देखो बाबू ये पेरीमीटर परिधि कैसे निकलता है वृत्त का, तो वृत्त का परिधि होता है गुरुजी πr²। ये किसके इक्वल है, तो ये जो है सो वर्ग के परिधि के इक्वल है। वर्ग का परिधि क्या होता है, तो a² होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके एरिया का अनुपात क्या होगा। अब एरिया का अनुपात कैसे लिखते हैं, सॉरी इसका परिधि जो है सो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना। यह हल्का गलती कर दिया, परिधि क्या होता है 2πr वृत्त का, और क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर का परिधि क्या होता है 4a होता है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो πr जो है सो मेरा किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल। हमसे क्या पूछ रहा है कि इसके एरिया का अनुपात बताइए। तो वृत्त का एरिया क्या होगा बाबू, तो वृत्त का एरिया होगा πr², और इसका एरिया क्या होगा बाबू, वर्ग का, तो वर्ग का एरिया होगा a², होगा ना, एकदम होगा। अब यहाँ πr² आ रहा है डिवाइड बाई a² आ रहा है। हम क्या करते हैं गुरुजी, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π² फिर r² इज इक्वल टू ये बन जाएगा 4a²। अब यहां से हम लोग निकालते हैं बाबू, 4a² बनेगा, यही ना बनेगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पर एकदम बनेगा यही। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, πr² बोला, πr², एक पाई यूज करते हैं, एक पाई को उधर भेज देते हैं। तो यहां देखो बाबू πr² की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं गुरुजी 4a² और डिवाइड बाय पाई, यही ना लिख सकते हैं। और इंटू में क्या लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ a²। तो ये a² से a² कैंसिल आउट हो गया, इसको और हल्का सॉल्व कर दिए, ये हो गया 4 और ये हो गया 22/7, ऊपर चला गया 7, ये 2 गया 2 दूनी का 4 है, 11 दूनी का 22, मतलब ये क्या निकल गया 7 दूनी का 14 अनुपात 11। तो इसके एरिया, इसका क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या निकलेगा, 14 अनुपात 11, जो किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बस इसमें फार्मूला का इस्तेमाल किया और कुछ किए, एकदम कुछ नहीं किए। तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि m के पावर n इक्वल टू 32 है, जहां m और n दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो n के पावर m इंटू n का मान क्या होगा। अब बात को समझिए, यहां m के पावर n जो है सो 32 दे रखा है, m और n जो है दोनों धनात्मक है, तब कोई सा भी नंबर ले लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे, कोई सा भी नंबर, व्हाटएवर जो आपको नंबर आता है। हम क्या ले लिए, तो हाँ हमको 32 पता है गुरुजी कि 2 के पावर 5 करेंगे ना तो ये 32 के इक्वल होता है, हमको ये चीज पता है। तो अब 2 के पावर 5 इस्तेमाल कर लिए, दोनों का दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक है, वो भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एकदम कर रहा है। अब देखो बाबू यहां हम n के जगह पर क्या लिए 5 और m के जगह पर क्या लिए 2 लिए। यहां क्या बोला n के पावर में m इंटू n क्या लिए बाबू, तो n के जगह पर 5 है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो मतलब 5 के पावर 10 मेरा आंसर आ जाएगा, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इस क्वेश्चन में भी कोई जान प्राण था, कोई जान प्राण नहीं था। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू fx का ग्राफ, जहां fx एक द्विघात बहुपद है, x अक्ष पर a और b पे मिलता है, तो fx के लिए अभिव्यक्ति क्या होगा। आप देखो बात को समझिए, हमको क्या दे रखा कि y इक्वल टू fx क्या होगा,
y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स जो है द्विघात समीकरण है। अब बात को समझिए, और ये जो है मिल रहा है किसमें, एक्स एक्सिस पे -2 और -3 मिल रहा है ना। अब देखो बाबू इस सब में हम एक ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसका रूट्स जो है ना सब -2 और -3 आएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप पॉइंट में देखिए y में दोनों 0 0 दिखा रहा है। अगर इसी किसी तरह इसका रूट हम निकाल लें, इस इक्वेशन का रूट्स अगर निकालें -2 और -3 है तो 100% इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट्स का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। बात को समझिए, यहां अगर हम fx के जगह पर क्या लेते हैं बाबू, अब देखो बाबू दोनों हमको माइनस माइनस करना है ना, माइनस माइनस, इसका मतलब सारा टर्म मेरा प्लस में रहेगा तो ही माइनस में आ सकता है। तो हम क्या लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का 5x और फिर ये लेते हैं प्लस का 6, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस का 2 और फिर इंटू में x प्लस का 3 आएगा। सॉल्व करने आता है इसको, आराम से आता होगा। इसको कीजिए ना, x स्क्वायर हो गया, ये होगा 3x प्लस का 2x, ये हो गया आपका 5x और 2 3 का 6, ये हो गया। अब देखो बाबू इसका रूट्स क्या निकलेगा, तो इसका रूट्स निकलेगा x इज इक्वल टू -2 निकलेगा और -3 निकलेगा। -2 और -3 आ रहा है, x का वैल्यू एकदम आ रहा है, यहां देखो ना -2 -3 आएगा ना, ये 0 के इक्वल होगा तो आपका x का वैल्यू -2 और -3 के इक्वल होगा। अब देखो बाबू यहां -2 और -3 के इक्वल करने से क्या मतलब बोल रहे हैं आप गुरुजी, तो हम ये कह रहे हैं कि fx के जगह पर आपका ये चीज पुट होगा। जब ये fx के जगह पर ये पुट होगा बाबू, fx के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, तो ये पुट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6। अब हमको आप कैसे कह सकते कि यही आंसर होगा, देखो कैसे कह सकते बाबू, आप x के जगह पर क्या पुट कीजिए, -2, आपका y 0 आएगा, पुट करके देख लीजिए, -2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 4, ये -10 और ये 6 और 10 और -10 0 बन गया, और यहाँ y 0 था बाबू, यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम x के जगह पर पुट करेंगे -3 तो y मेरा क्या मिलना चाहिए 0, -3 में पुट कीजिएगा तो 0 मिलेगा बाबू। क्यों ऐसा बोल रहे हैं मिलेगा, क्योंकि देखिए इसका रूट्स निकाले तो -2 और 3 आया, है ना। जब रूट्स -2 और -3 आया, इसका मतलब 100% है कि y जो fx है, fx का वैल्यू मेरा क्या निकलेगा, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, क्योंकि आपका LHS में क्या दे रखा 0। अब इसका रूट्स निकाला तो इस पर ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। जब इस पे ये नंबर पर ये इक्वेशन 0 हो जाएगा बाबू, तो हमको LHS में भी तो 0 लाना है, इसलिए ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करेगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य 3n डिवाइड बाय 5 है तो n का मान क्या होगा। देखिए इसमें बच्चा गलती क्या कर देता है, बच्चा गलती क्या कर देता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य बोला है तो हमको पता है n इंटू में n प्लस 1/2 होता है, n इंटू में n प्लस 1/2, है ना। और इज इक्वल टू कितना दे रखा 3n और डिवाइड बाय 5। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, क्या गलती किया देखिए बाबू, यहाँ जो प्रथम n संख्या n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बोला है तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 जो ये करेंगे बाबू, तो उसका फॉर्मूला लिखे क्या चाहिए, n इंटू में n प्लस 1/2, फर्स्ट वाला का ऊपर वाला का फॉर्मूला। लेकिन क्या होता है प्रायिकता जो बाबू सॉरी माध्य जो है, माध्य क्या होता है, माध्य होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और डिवाइड बाय क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है बाबू, n प्राकृतिक संख्याओं का योग किया है ना, तो यहां डिवाइड करना पड़ेगा n से। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो n है तो n से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, n से डिवाइड करेंगे तो ये cn कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 5n प्लस का 5 और इज इक्वल टू 3 दूनी का 6n। तो यहां से n का वैल्यू क्या निकल गया, n का वैल्यू निकल गया 5, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां n देना छोड़िएगा नहीं, क्योंकि माध्य बोला है तो माध्य में नीचे लिखबो करते ये भी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, इसीलिए n हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। चलिए मूव करता है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से 2 भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु आयतन व पूरे शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए समझिए बाबू, एक यहां आपका शंकु है ना, एक ये आपका शंकु है, ये शंकु है। अब ये आपका हम ले लिए शंकु कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है शंकु, सॉरी ये तो हल्का गलती बना दी, ये शंकु आपका इस तरह बनता है ना, ये हो गया आपका शंकु। अब इसको जब आप 2 बराबर भागों में काटा जाता है, 2 इसके बराबर भागों में काटा जाता है, ये आपका शंकु हो गया। 2 बराबर भागों में काटेंगे तो एक मान लिया हम यहां से काट दिए बाबू, है ना। अब यहां 2 बराबर भागों में काटे बाबू तो यहां भी शंकु का निर्माण हो रहा है, छोटे शंकु का। ये बनना छोटे शंकु दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि जो ये शंकुओं का ऊंचाई लेगा, ये तो आपका रेडियस बन जाएगा, तो ये बड़का शंकु का रेडियस हम r ले लिए, समझते जाएगा बाबू। ये बड़का जो आपका शंकु उसका रेडियस हम r ले लिए, और ये छोटका रेडियस बाबू, यहाँ इसका रेडियस छोटका बनेगा, इसको छोटका r ले लिए। ये आपका हाइट दे रखा है ना, और ये हाइट को हम टोटल क्या ले लिए बाबू, h ले लिए, है ना, ये h ले लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छोटका r है, ये बड़का r है, ये h है। चलो अब क्या कह रहा है उसको बात देखते हैं
कह रहा है मेरा कि वॉल्यूम निकालना ना, छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु का आयतन निकालिए। तो छोटे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां देखो बाबू आर कितना है, तो आर है मेरा छोटका आर, तो आर स्क्वायर एच। अब एच क्या होगा, अब यहां बोला एच क्या बोला कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार से समानांतर काटा जाता है। मध्य बाबू बीच में काट रहा है। जब ये टोटल एच है बाबू, तो इसका हाइट क्या निकलेगा, h/2 निकलेगा, है ना। इसका हाइट जो है सो वो क्या निकलेगा, h/2 निकलेगा, क्योंकि टोटल मेरा है क्या, h है, तो इसका हाइट निकलेगा h/2। दो बराबर भागों में काट रहा बाबू। अब यहां कहिएगा गुरुजी यहां दिख तो नहीं रहा बराबर, सो अरे समझा करो, ये फिगर जो है सो ड्रॉ किया जाता समझने के लिए, ये ड्रॉ नहीं किया जाता जनरवा के दिखावे के लिए, ये समझने के लिए ड्रॉ किए हैं, रफ फिगर है, समझ में आया। यहां बोल रखा ना बाबू कि दो बराबर भागों में काट रहा, दो बराबर भागों में जब ये लेने काटेगा बाबू, तो ये पूरा जब ऊंचाई h है तो ये भी h/2 हो जाएगा, ये भी h/2 हो जाएगा, वही लिखे हैं। इसका हाइट जो क्या निकल गया छोटे वाला का, h/2। नीचा लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर टू द बोला ना, वह पूरे शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो पाई आर के जगह पर बड़का रेडियस है बाबू, है ना, बड़का शंकु का रेडियस क्या आर है, और इसका ऊंचाई क्या है, तो एच है। यहाँ जो कट फिट रहा काटिए, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ निकलेगा क्या बाबू, यहाँ निकलेगा आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 2r निकलेगा, है ना। अब यहाँ से हमको आर स्क्वायर, और यहाँ तो आपको आंसर में तो ऐसा देने रखा है, तो यहाँ आर स्क्वायर और आर के बीच मतलब छोटका और बड़का के बीच हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे समझिए बढ़िया से, रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो हम जो है गुरुजी यहां जो है एंगल थीटा बना देते हैं, यहां एंगल थीटा बना दिए। जब यहां एंगल थीटा बना दिए बाबू, तो समझो बात को, यहां अगर थीटा बना दिए तो tan थीटा छोटका मात है बाबू, छोटका मात है, tan थीटा जो है छोटका लंब ले रहे हैं, tan थीटा किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर मतलब r, और बेस कितना है, तो बेस से मेरा h/2, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा h/2। समझ में आया कि नहीं। पर tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर क्या, r सामने वाला, और उसके बाद क्या होता है बेस, बेस कितना दे रखा है, तो बेस दे रखा है ये ऊंचाई, ऊंचाई कितना है h/2, वही लिख दिए। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे और बढ़िया से, तो ये हो जाएगा मेरा 2r और डिवाइड बाय h, है ना। और फिर बड़का tan थीटा लेते हैं, बड़का में ले लेते हैं हम एंगल व tan थीटा। जब बड़का में लेंगे बाबू tan थीटा, तो ये मेरा बनेगा ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब r, और डिवाइड बाय क्या होता है, तो डिवाइड बाय होता है बेस, बेस कितना h दे रखा। अब देखो बाबू ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये सब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। जब ये सब दोनों आपस को में इक्वल करेंगे बाबू, तो क्या लिखा हुआ है 2r डिवाइड बाय h, ये आपका इक्वल होगा किसके, r बाय h के, r बाय h के। ये h से h कैंसिल आउट हो गया, तो r का वैल्यू क्या निकल गया 2r। इसका मतलब है कि ये r स्क्वायर लिखिए, डिवाइड कीजिए, ये आर स्क्वायर लिखिए, और ये आपका आर 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 अच्छा यहाँ आर स्क्वायर भूल गया ना, ये आर है 2 इंटू में आर स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 4r स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो रेशियो क्या निकल गया 1:8। 1:8 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा सही आंसर हो गया। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ये हमेशा डायग्राम बनाएगा तो एक रफ डायग्राम बनाएगा बाबू, एक ने पूरा बढ़िया से सजा उजा रहे हैं, सजाने से आपको 5 की जगह 10 नंबर नहीं मिल जाएगा, है ना। ये रफ डायग्राम में केवल सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कंपनी शेयरधारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2840 रुपया उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है, तो उसके शेयर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अंकित मूल्य बोला निकालने के लिए अब बात को समझिए बाबू, क्या बोल रहे हैं, जब वो 8% लाभांश 8% डिविडेंड मिलता है, कितना 8% डिविडेंड मिलता है, लेकिन वही जो 8% है वो किसके बोला 2840 रुपये में। क्या बोला कि शेयरधारकों को 8% लाभांश की घोषणा करती है, एक आदमी को 2840 रुपये मिलता है। 2840 का मतलब है कि जो 8% जो है तो वो किसके इक्वल है, तो इक्वल है 2840 के इक्वल, है ना, 2840 के इक्वल। समझिएगा बढ़िया से बाबू, 8% जो 2840 के इक्वल है, 8% किसी आदमी को मिल रहा है उसके लाभांश के रूप में। अब एक आदमी जो है 2840 गेन कर लिया, इसका मतलब है कि उस आदमी के लिए 8% वही 2840 है कि नहीं, एकदम है। अब यहां से अगर हम 1% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 1% निकालेंगे तो निकलेगा मेरा 2840 डिवाइड बाय 8। अब देखो बाबू हमको क्या बोला अंकित मूल्य निकालने के लिए, तो कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग 100% निकालते हैं, है ना। अंकित मूल्य का मतलब क्या चीज कि उसमें कितना एमआरपी लिखा हुआ है। अंकित मूल्य का मतलब यही ना होता है कि उसका नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या, तो नॉमिनल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा उसका 100% निकाला जाता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो 100% निकालेंगे, इसका 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100%, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2840 और डिवाइड बाय 8 और इंटू में 100,
है ना। अब काट करने आता, काटिए इसको, ये हो गया 8 तिया का 24, यहां बचा आपका 4, तो ये हो गया 8 5 का 40, 8 5 का 40, तो ये कितना आंसर आ गया, ये आ गया मेरा 35,500, 35,500। और 35,500 किसी में है क्या, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई में चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ये समझ में आया कि नहीं। या 8% अगर उसको मिल रहा बाबू क्या चाहिए, डिविडेंड, तो 8% जो 1840 के इक्वल है, क्योंकि वो पैसा प्राप्त कितना कर रहा है 1840, तो 1% कितना होगा 1840 डिवाइड बाय 8। अब हम किसी भी चीज का 100% निकालते बाबू, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, और कुछ नहीं किए इसमें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि sin 45 डिग्री प्लस का थीटा और माइनस का cos 45 डिग्री माइनस का थीटा किसके इक्वल होगा। अब इसका फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, और दूसरा चीज ये भी याद रख सकते हैं कि जब भी sin और cos का टर्म दिया हो, बीच में माइनस का साइन हो, और दोनों का समेशन, अगर एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री हो, तो आंख बंद करके आंसर क्या मारिए 0, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब इसके जरिए नहीं जाना चाहता है तो क्वेश्चन इसका फॉर्मूला तोड़िए बाबू। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू में cos b प्लस का cos a इंटू में sin b, और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू में cos b और प्लस का sin a इंटू में sin b। फॉर्मूला तोड़िए, आपका आंसर ये आएगा। दूसरा ट्रिक ये याद रख सकते हैं कि जब भी sin और cos के टर्म में दिया हुआ, बीच में माइनस का साइन हो, और दोनों के एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री हो, थीटा थीटा तो कट जाएगा, 45 45 90 हो जाएगा, अगर एंगल का समेशन 90 डिग्री हो तो वो क्या बन जाता है 0 बाबू, है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या, या तो फिर आप ये बहुत ट्रिक है बनाने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां आपका साइन है ना, कोस में चेंज कर दीजिए। कोस में कैसे चेंज होगा, 90 डिग्री में घटा दीजिए इसको, 90 डिग्री में घटाएंगे बाबू तो यहां क्या निकल जाएगा, यहां निकल जाएगा प्लस का कोस। यहां देखिए बाबू 90 डिग्री में घटाएंगे तो ये निकल जाएगा प्लस का कोस 45 डिग्री और माइनस का थीटा निकलेगा। 90 डिग्री माइनस करेंगे इसको तो, है ना, और ये बन जाएगा आपका माइनस का कॉस 45 डिग्री है। अब ये चीज बस ये चीज में कट गए ना, प्लस माइनस से बाबू, है ना। तो बहुत सारा ट्रिक है कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए एक यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं। अब वो क्या कर रहा है एक रेखाखंड है, उसको विभाजित करते समय 3:7 में विभाजित कर दिया बाबू, विभाजित कर दिया, तो बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होंगे, तो बाबू दोनों के समेशन होगा। बिंदु बनाते समय मतलब प्रत्येक पार्ट में बिंदु बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल समेशन कितना जाएगा, दोनों का समेशन ही जाएगा। टोटल बिंदु जो है सो कितना जाएगा, तो दोनों का समेशन ही जाएगा, तो 10 जाएगा। तो 10 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा सही आंसर हो गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में समय देना ही नहीं है। आते मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पी ए, यदि P और PB जो है सो केंद्र O वाले वृत्त पर एक प्रकार इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि कौन APB दिया रखा है, तो OAB कितना होगा। जैसे देखिए बाबू ये आपका हो गया एक सर्कल, इसमें एक गया है स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा गया है। ये आपका मान लिए A है बाबू, और ये आपका B है ना, ये आपका B है, और ये आपका क्या है P है। यहां क्या बोला कि PA और PB जो है सो 2 स्पर्श रेखा, यहाँ केंद्र जो है सो O है, केंद्र में क्या है O है। अब बात को समझिए, जब P और PB 2 स्पर्श रेखा बाबू, तो इसका मतलब कि 100% है 200% चांस है कि दोनों इक्वल होगा, है ना। ये रूल याद होना चाहिए। जब भी किसी आपका क्या बोलते हैं इसको सर्कल, जब भी वृत्त से 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों आपस में मिलता है बाबू, तो उसका लेंथ जो है हमेशा आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एंगल दे रखा है APB कितना दे रखा है 50 डिग्री, तो ये बन गया मेरा 50 डिग्री, है ना। तो हमको एंगल क्या बोला निकालने के लिए, OAB क्या होगा, OAB क्या होगा, है ना, ये एंगल बोला निकालने के लिए। अब समझिए यहाँ OA और B क्या होगा, यही बोला एंगल निकालने के लिए। ये बीच का जो एंगल है बाबू ये हमको निकालने के लिए बोला है ना। ये जो एंगल बीच का है OAB ये हमको निकालने के लिए बोला है। इसको इधर भी मिला दीजिए समझने के लिए। तो ये एंगल हमको निकालने के लिए बोला है। कैसे निकलेगा, अब देखो बाबू आपको ये पता होना चाहिए वृत्त के स्पर्श रेखा पर जब भी हम अभी इसके पहले भी बताया, जब भी ओरिजिन से लाइन खींचते बाबू तो हमेशा वो क्या बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये टोटल आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं, एकदम होगा गुरुजी। अब बात को समझिए यहाँ फिर अब क्या समझना है, अब ये बाबू 50 डिग्री है, तो जब भी आपको पता है कि 2 साइड जब इक्वल रहता है तो इसके सम्मुख कोण भी इक्वल रहेगा। जब ये 50 डिग्री है बाबू तो ट्रायंगल अगर ABP ट्रायंगल लिए तो ये तीनों का समेशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जब ये 50 है तो बच कितना गया 130। इसका मतलब है गुरुजी कि ये भी आपका 65 होगा और ये भी आपका 65 होगा, क्योंकि तीनों कोनों का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 2 साइड इक्वल रहा तो दोनों का कोण भी इक्वल रहेगा। तो 65 और 65 130 हो गया और 130 और 50 180 डिग्री हो गया। चलिए बात बन गया। अब हमको बोला एंगल में क्या निकालने के लिए, तो हमको एंगल बोला है OAB ये थीटा निकालने के लिए बोला है। अब देखो बाबू जब ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, समझिए बाबू ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है और ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो इधर का 65 डिग्री है ना, ये इधर का
65 डिग्री और ये प्लस का थीटा के इक्वल है ना। ये जो पूरा एंगल बन रहा है 90 डिग्री बाबू, ये किसके इक्वल है? ये 65 डिग्री और ये प्लस का थीटा के इक्वल। अब यहां से अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 25 डिग्री। 25 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत एकदम बनाए, एकदम एक घंटे समय न लीजिए। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई इतना दे रखा है, त्रिज्या इतना दे रखा है, तो टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बात को समझिए, इसका बना लेते हैं रफ डायग्राम, है ना। एक बेलन दे रखा है बाबू, बेलन कैसे बनता है? ये आपका बेलन है, ये रहा आपका बेलन, है ना, ये आपका बेलन है। चलिए अब ये इसका बेलन में एक सिरे पर जो ना बाबू एक गड्ढे कार दिया हुआ है कि एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा है किसी एक सिरा पर, मान लेते हैं यह सिरा पर अर्धगोलाकार गड्ढा है ना, ऐसे गड्ढा। अब हमसे क्या बोला है? इसका रेडियस दे रखा बाबू, रेडियस कितना दे रखा है? तो रेडियस दे रखा मेरा कितना? 30 दे रखा है। और मेरा ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा? तो ऊंचाई दे रखा है, अब देखिए मीटर सेंटीमीटर का बात आता है इसमें, है ना। तो ऊंचाई कितना दे रखा है? ऊंचाई दे रखा मेरा 1.45 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ऊंचाई दे रखा मतलब 145 और रेडियस जो है मेरा दे रखा 30। तो हमको क्या बोला है कि इसके जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना होगा? आप टैंक है बाबू, तो टैंक में ये भी चीज खुला रहेगा, ये और चीज खुला रहेगा, नहीं समझे बात? तब ना पनिया अंदर जाएगा। यहां तो बंद रहेगा तो इसका कोई वजूद नहीं बन जाता। गड्ढा का मतलब फिर क्या बनेगा? तो टैंक का मतलब है गुरुजी कि ऊपर वाला पोर्शन भी खुला रहेगा, नीचे भी पोर्शन खुला रहेगा। जब ये पूरा पोर्शन खुला रहेगा बाबू तो ये पूरा होल बन गया, है ना, ये पूरा होल बन गया, इसके अंदर का पूरा होल बन गया। मतलब इसके चारों साइड का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, और चारों साइड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वक्रीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, है ना, उसी को बोलते हैं वक्रीय क्षेत्रफल, है ना। तो वक्रीय क्षेत्रफल क्या होता है टैंक का? तो टैंक का वक्रीय क्षेत्रफल होता है गुरुजी 2 पाई आर एच। और फिर उसके बाद वक्रीय क्षेत्रफल या अर्धगोलाकार का क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, एकदम होता है गुरुजी। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लीजिए, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लिए। ये क्यों लिखा समझ में आया बाबू? वक्रीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, है ना। वक्रीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह वाला एरिया आ जाएगा, यह एरिया आ जाएगा, तो फिर टैंक बना का? टैंक का मतलब है कि ऊपर से खुला रहेगा, और जब ये खुला रहेगा तो ये भी खुला रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो पानी जाना है ना, तो ये भी चीज खुला रहेगा। मतलब ये अंदर वाला पोर्शन सब खुला रहेगा। तो इसके चारों साइड का एरिया निकालने हम लोग, है ना, चारों साइड का एरिया इस तरह निकल गया। हम लोग यहां से यहां बेलन का एरिया निकालें और यहां से एरिया किसका निकाल दिए? अर्धगोलाकार का। दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिए। इसमें से 2 पाई आर कॉमन बन गया बाबू, यहां बन गया एच और प्लस का 2 पाई आर कॉमन, तो यहां बच गया एच। यहां क्या हो गया? 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना दे रखा है बाबू? 30 दे रखा है, और इंटू में 145 और 30 कितना हो जाएगा? 175, तो 175 कर दिए। गुना करने आता है, इसको काट दिए, ये होगा 7 दूनी का 14 और बन गया 7 दूनी का 14, 3 7 बचेगा 35 बाबू। अब इसको इसके साथ पेड़ बनाइए तो ये बन गया 25 दूनी का 50 और 22 का 66, समझो। ये बन गया 22 देगा 66 है, 25 दूनी का 50 मतलब 5, है ना, यही ना होगा। हाँ देखिए आपका 1 0 तो यहाँ है और ये आपका 22 का 66 1 0 यहाँ है, समझिए बात को। 22 का 66 1 0 यहाँ है और 25 दूनी का 50 1 0 यहाँ। हमको 5 और 66 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 0 तो ऐसे ही आना है। ये हो गया 5 6 का 30, 0 बाकी में 3 और 5 6 का 30 और 3 कितना हो गया? 33। ये हो गया 33,000। लेकिन ये जो आया बाबू ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमको लाना किस में? मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में लाना है तो अगर मीटर में लाना रहता तो 100 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर में लाना है तो 100 से नहीं, 100 गुना 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 100 गुना 100 से, 100 गुना 100 से मतलब 10,000 से, है ना। 100 गुना 100 से 2 बार 100 क्यों किए समझ में आया? क्योंकि हमको मीटर स्क्वायर लाना है। अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 3.3 मीटर स्क्वायर, जो किस नंबर ऑप्शन में? 3.3 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो गया। समझ में आया? इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n हमेशा 7 समाप्त होता है। अब देखो बाबू 7 समाप्त होता है, एक प्राकृतिक संख्या बताओ। एज एग्जांपल के जरिए समझिए, एग्जांपल लेके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 की जगह पर हम ले लिए, n की जगह पर 1 ले लिया बाबू, n की जगह पर 1 ले लिए तो क्या निकला? 1 से समाप्त हो रहा है। 2 ले लिए तो 6 का पावर 2 कितना होता है? 36, 5 का पावर 2 कितना होता है? 25। इसको घटाएंगे बाबू तो 6 के पास इकाई अंक देखना बाबू हमको, हमेशा किससे समाप्त हो रहा है? तो इकाई अंक देखना है हमेशा, तो 1 से समाप्त हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। देखो बोला ना एंड्स विथ, किससे एंड हो रहा है? तो 1 से हो रहा है। तो उसके बाद देखिए 6 का क्यूब लेते हैं तो कितना होता है? 216, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यहां भी घटाएंगे तो 6 में 5 कितना गया? 1 से समाप्त हो रहा है। इसका मतलब हमेशा गुरुजी इस फॉर्मेट को अगर n की जगह पर प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो 100% 200% चांस है, क्या चांस है कि
हमेशा ये किससे अंत करेगा, तो अंत करेगा हमेशा 1 से, जो किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम्पल के जरिए समझिए बाबू, लेके समझना, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा कि समीकरण की जोड़ी x बराबर a और y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो अब देखो बाबू x बराबर a और y बराबर b बनता कैसे है, ये हो गया। x बराबर a कैसे बनता है बाबू, तो x बराबर a ऐसे बनेगा, है ना, ये किसका लाइन है, तो ये x बराबर a का है। और y बराबर b कैसे बनेगा, तो y बराबर b ऐसे बनेगा, y बराबर b। अब ये जो काटता बाबू, ये काटता है कौन पार्ट में काटता बाबू, तो ये काटता है a, b पे, क्योंकि पहले एक एक्स एक्सिस का लिखते हैं ना और फिर y एक्सिस का लिखते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है, क्या बोला है कि b a पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं बाबू ये a b पर प्रतिच्छेद करती है। समानांतर, समानांतर का परपेंडिकुलर है दोनों, 0 0 पर प्रतिच्छेद करती है, ये भी गलत बात है। संपाती एक ही रेखा में स्थित है बाबू, ये भी गलत बात है। इनमें से कोई नहीं, एकदम ऑप्शन नंबर ए में चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं है ना, ये प्रतिच्छेद कर रहा है a b पे और दोनों का दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज है 40 गेंदों में से 8 बाउंड्री लगाता है, 40 गेंद खेलता है बाबू, ओकरा में वो ससुरा 8 बाउंड्री लगा पाता है, इतना खेलने नहीं आता मतलब इसको, है ना। फिर क्या कर रहा है कि बाउंड्री ना लगा पाने की प्रायिकता निकालिए, ना लगा पाए, कितना ना लगा पाए, 8 बाउंड्री लगाया तो कितना नहीं लगा पाए, 32, कितना में नहीं लगा पाया बाबू, 40 में, 40 में 32 बाउंड्री से लगा ही नहीं पाया, वो 8 बाउंड्री लगा दिया, तो ये कितना आ गया बाबू, काटने आता है, 8 चौका 32 और ये बन गया 8 बचेगा 40, 4/5, 4/5 किस नंबर ऑप्शन में, 4/5 ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इस सब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। चलिए मूव करता है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a बराबर cot 30 डिग्री प्लस का a है, तो हमको a का मान पूछा है, तो क्या करते हैं, इधर cot है बाबू, इधर में cot कन्वर्ट कर देते हैं। cot में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ cot करना पड़ेगा और यहाँ 90 डिग्री और माइनस का a करना पड़ेगा, और 90 डिग्री माइनस का a फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब 90 डिग्री पर चेंज tan a आ जाएगा, एकदम आ जाएगा गुरुजी। और यहाँ ऊपर बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cot 30 डिग्री और प्लस का a दे रखा है, तो प्लस का a कर दिए, cot cot बाबू कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया मेरा 90 डिग्री माइनस का a इज इक्वल टू 30 डिग्री और प्लस का a, है ना। ऐड कीजिए, हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 में 30 गया, कितना बचा 60 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया 30 डिग्री, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50 अवलोकन वाले दिए गए डाटा के लिए 15.5 और 20 पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं, तो डेटा का माध्यक क्या होगा बाबू, ये पॉइंटों पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिच्छेद कर रहा है, तो माध्यक क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा 15.5, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, माध्यक दे रखा कम और क्या बोलता है अधिक से प्रतिच्छेद करता है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु दे रखा 15.5 और 20 दे रखा, तुमको माध्यक पूछा है जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए मूव करता है अगला क्वेश्चन। गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। देखो बाबू गैर लीप वर्ष कितना दिन का होता है, वो होता है 365 दिन का गुरुजी। इसमें कितना होता है 72, जो है 72 क्या होते हैं सप्ताह, 72 नहीं सॉरी 52 सप्ताह होता है ना, 52 जो है सप्ताह होता है ना, 52 आपका सप्ताह होता है। ऐसे देख लीजिए कैलकुलेशन करके, 52 सप्ताह मतलब 7 दूनी का 14, 7 पचे का 35 और 1 36, 364 दिन हो गया। यहाँ एक दिन बचता है बाबू, एक दिन जो है सो बचता है। अब ये एक दिन जो है बाबू, ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों दिन में कोई हो सकता है। हमसे क्या पूछा कि 53 रविवार हो, तो बाबू यहाँ 52 सप्ताह रहता है, 52 रविवार तो होगा है, लेकिन हमको निकालना किसका प्रायिकता कि वो 53 जो एक दिन बचा हुआ वो भी ससुरा क्या जो रविवार हो जाए, तो उसका प्रायिकता बताइए। तो रविवार आउटकम्स कितना होने के चांस है बाबू, फेवरेबल आउटकम्स कितना, एक ही आएगा संडे, तो एक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, कितना दिनों है बाबू, 1 2 3 4 5 6, ये सातों में से संडे ही आना है ना, तो 1/7 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया। एक दिन बचा बाबू, लीप ईयर्स में जो नॉन लीप ईयर्स रहता है उसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब है कि गुरुजी 52 सप्ताह होते हैं, देख लीजिए 52 सप्ताह मतलब 364 दिन, एक दिन शेष बच जाता है, वो एक दिन ये सब सातों दिन में कोई भी हो सकता है। हमसे क्या बोला कि 53 को संडे आवे, तो 52 संडे तो यहाँ आ रहा है, 53वां संडे का मतलब है कि ये भी संडे आना चाहिए। जब ये संडे आएगा बाबू तो इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना है, एक ही है बाबू, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, तो 7 है, 7 में से कोई एक संडे आ सकता है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 25 सेंटीमीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है, जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर होता है। टावर की ऊंचाई निकालिए। देखो बाबू एक दे रखा है चट्टान, है ना, क्या दे रखा है चट्टान, और चट्टान का ऊंचाई कितना दे रखा है 25, है ना, चट्टान का ऊंचाई दे रखा 25। इसके शीर्ष से बाबू एक टावर का ऊंचाई, मतलब एक यहां दे रखे बाबू टावर, इसका ले लिए हम टावर, ये टावर है ना, ये टावर ले लिए, लिख दे इसका भी क्या, ये चलो टावर है,
ये टावर है, ये टावर लिया, इसके शीर्ष से इसके उन्नयन कोण दे रखा है बाबू, कितना दे रखा है, तो शीर्ष से उन्नयन कोण दे रखा है थीटा है, मान लिए थीटा है। तो इसके ये शीर्ष से, ये जो है शीर्ष से ही इसका अवनमन कोण, टावर के आधार का अवनमन कोण, टावर का आधार तो ये होगा, इसके अवनमन कोण के इक्वल है बाबू। इसका मतलब ये भी मेरा क्या निकलेगा, थीटा निकलेगा। तो हमसे पूछ रहा है किसका मान, तो हमसे पूछ रहा है बाबू किसका मान निकालने के लिए, तो ये टावर का ऊंचाई क्या होगा उसको निकालने के लिए बोल रहा है। देखो बाबू बात को समझिए, जब ये 25 है बाबू तो ये भी 25 होगा, है ना, होगा कि नहीं। अब ये टोटल को हम मान लिए कि ये h ऊंचाई पे है, ये h ऊंचाई पे है, जब ये h ऊंचाई पे है बाबू, इसका मतलब अगर हम ये निकालना चाहें तो ये किसका क्या निकलेगा, h माइनस का 25, टोटल मेरा h है, दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी 25 है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 25 सॉरी h आना चाहिए, तो h आ रहा है बाबू, है ना, तो ये बन जाएगा h माइनस का 2। चलिए जी, अब देखो बाबू हल्का सा अगर नाम दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा दीजिए। ये बन गया आपका a, इसको डाल दीजिए b, ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका d और ये हो गया आपका a। तो हमको ये टोटल ऊंचाई निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, अब फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं इसमें। अब यहां देखो बाबू हम tan थीटा लेते हैं, है ना, यहीं लेते हैं tan थीटा। tan थीटा किसमें लिए बाबू, tan थीटा समझते जाइएगा, tan थीटा लिए इस ट्रायंगल में ABC में लिए, तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है गुरुजी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h माइनस का 25 और डिवाइड बाय क्या होता है बेस, बेस कितना दे रखा है बाबू AC, तो AC ले लिए, है ना। ये कौन सा ट्रायंगल में लिए बाबू, तो ये ट्रायंगल लिए है ABC में, है ना, ये ट्रायंगल A B और C में लिए। चलिए जी, फिर लेते हैं हम tan थीटा, tan थीटा इसको, ये कौन सा ट्रायंगल में लिए बाबू, तो ये लिए हम ABC में, ये ट्रायंगल जो है सो हम लिए हैं AC और D में, AC और D में लिए हैं, AC और D में। तो tan थीटा जो है किसके इक्वल होगा, तो यहां देखिए tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है CD, और CD का हाइट दे रखा कितना 25 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय बेस, बेस कितना AC है तो AC कर दिए। अब बात को समझिए बाबू, एंगलवा जो है यहां दिख रहा है ना, हल्का सा दिख रहा होगा। अब देखो यहां क्या कर रहा है कि ये जो एंगलवा है ना गुरुजी दोनों इक्वल है बाबू, जब एंगलवा इक्वल है तो उसमें साइन जोड़ू, कोस जोड़ू या tan जोड़ू, बात भी बराबर ही रहेगा मेरा। इसका मतलब ये tan थीटा आपस में इक्वल रहेगा, जब ये इक्वल रहेगा तो h माइनस का 25 जो है, h माइनस का 25 और डिवाइड बाय आपका AC जो है सो आपका इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो ये 25/AC के एकदम होगा, 25/AC के। AC से AC मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तो यहाँ से h का मान क्या निकलेगा 25 और 25 का क्या हो जाएगा 50, है ना। तो जो टावर का ऊंचाई वो क्या निकल गया 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर सॉरी 50 मीटर। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया बाबू, चलिए बढ़िया से समझ में आया होगा। मूव करता है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन नहीं बस यहीं तक था क्वेश्चन। तो टोटल आज 30 क्वेश्चन थे बाबू, 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अपना लेवल पता चल गया होगा कि कहां तक हमको तैयारी और करना है ना। नेक्स्ट डे हम लोग 9वां और 10वां का क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग टॉपिक पर मूव करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है स्टार्ट करना। जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना बढ़िया रहेगा आपको लिए। आपका क्वेश्चन जब सब तरह से बताएंगे बाबू, मतलब जितने भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ क्वेश्चन भी पूरा गर्दा उड़ा के कराएंगे, है ना। मतलब ये जो 48 नंबर रतन बाबू है मेरे ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस आपको जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उतना सिर्फ करना है। ये 6 to 8 के लिए आपका रहता है 48। अगर आप 18 नंबर रहता है किसके लिए, तो ये रहता है आपका 1 to 5 के लिए। और जो 9 10 के लिए रहता है बाबू, 9 10 के लिए वो कितना नंबर रहता है 80 और 8 88 नंबर के, है ना। 80 नंबर के लिए रहता है वो, और 8 88, हाँ 88 नंबर के लिए रहता है ना। तो ये 88 नंबर ये किसके लिए रहता है 9 10 के लिए। तो ये जो आपका ये 88 नंबर 9वां 10वें के लिए, 6 to 8 के लिए 48 नंबर, और ये A1 to 5 के लिए 18 नंबर, ये मेरे ऊपर समर्पित कर दीजिए। जितना बस आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, एक नंबर कटने नहीं देंगे बाबू, सब के सब फुल के फुल मार्क्स दिलवाएंगे, है ना, फुल मार्क्स दिलवाएंगे। डोंट वरी, अब जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बच गया उसमें प्रिपरेशन कीजिए, इसमें चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसको जितना जल्दी हो सकता मूव करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसमें, आपके कंसेप्ट में। कंसेप्ट का मतलब है कि क्लास अब रेगुलर करेंगे हम लोग, जितना भी था पढ़ना वो चीज पढ़ेंगे हम लोग, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर तहलका मचाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।